हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सब सीक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, फिर इसके ऊपर बेस्ड एक थ्योरम भी हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो, a subsequence of a sequence is formed by choosing terms from the original sequence in the same order as in the original sequence. We define it as follows. देखो, सबसे पहली चीज़, कोई भी सबसिक्वेंस जो है आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि अगर आप कोई सिक्वेंस ले रहे हो xn, ठीक है, तो आप जो सबसिक्वेंस लोगे ना वो इस xn का ही एक पार्ट होगी। ठीक है ना, मतलब एक सीक्वेंस जो आपने लिया, इस सीक्वेंस का ही एक पार्ट जो है वो क्या होगा, सब सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो सब सीक्वेंस होता है वो कैसे फॉर्म होता है ना। कुछ टर्म्स को हम सीक्वेंस में से ले लेते हैं, जैसे कि मान लो इस xn के अंदर आपके पास में जो टर्म्स होंगी वो जैसे आ गई है ना, x1 x2 है ना, x3 एंड सो ऑन अप टू xn। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कुछ टर्म्स मैंने लिए। ठीक है, मान लो मैं उन टर्म्स को मैं ये वाले ले लेती हूँ, x2 x4, ठीक है, xx एंड सो ऑन xn-2 तक शायद वो आएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने ये टर्म्स ले लिए। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म्स का जो अपने पास में बन रहा है वो क्या है, सब सीक्वेंस है, क्योंकि वो इस सीक्वेंस का पार्ट है। ठीक है, और देखो वो जो भी होगा ना, बाय चूजिंग टर्म्स फ्रॉम द ओरिजिनल सीक्वेंस इन द सेम ऑर्डर एज इन द ओरिजिनल सीक्वेंस, तो हम क्या करेंगे, उसको उसी ऑर्डर में रखेंगे। मतलब कि x2 x4 हमने इस तरह से लिया, और देखो उसमें भी ऐसे ही था, x1 x2 x3 x4 सेम ऑर्डर। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसा, तो ये आपके पास में होता है सब सीक्वेंस। एक नॉर्मल सी डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, बाकी आप एग्जांपल्स के साथ में भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, अब देखो, लेट x इज इक्वल्स टू xn बी अ रियल सीक्वेंस। वही हमने एक ये रियल सीक्वेंस ले लिया मैंने, x इज इक्वल्स टू xn। ठीक है, देखो आप मान लो गामा इज इक्वल्स टू गामा के, ये आपके पास में क्या है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की, दैट इज गामा वन इज लेस देन गामा टू एंड सो ऑन, फिर कोई गामा के आएगा। ठीक है, इस तरह से देन x डैश ये जो आपका बन रहा है इज कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ x। तो ये आपने यहाँ पे वही वाली चीज़ जो मैंने आपको भी समझाई है ना, कुछ वैसा ही है कि xn जो है वो एक आपने क्या मान लिया, सीक्वेंस मान लिया, x इज इक्वल्स टू xn एक आपने सीक्वेंस मान लिया। ठीक है, और फिर आपने ना गामा 1 गामा 2, ये तो नंबर्स है, जैसे अपन लेते हैं ना 1 2 3, मतलब इस तरह से फिर है ना एक सीक्वेंस इसने बनाया, x गामा 1 कॉमा x गामा 2। ठीक है, इस तरह से, तो ये जो है आपके पास में कि दिस गामा इज इक्वल्स टू गामा के बी है इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का, एक सीक्वेंस बनाया नेचुरल नंबर्स का इसने इस तरह से। ठीक है, कि गामा 1 सबसे छोटा, फिर गामा 2, इस तरह से, है ना। अब देखो उन वैल्यूज़ को, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास में वैल्यूज़ आ गए इसके अंदर, x गामा 1 x गामा 2 है ना, एंड सो ऑन x गामा के। ठीक है, तो ये जो आपके पास में बन रहा है ये क्या है, इसका सब सीक्वेंस है। ठीक है, इसी का एक पार्ट है। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। ये नहीं समझ आया तो जो मैंने समझाया था वो तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे आप देखो ये वाला, ये इस तरह का ही कुछ था जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देखिए शुरू में समझाया था, है ना। यहाँ पे S2 S4 S6 एंड सो ऑन, फिर S2n। ठीक है, एंड सो ऑन, है ना, इस तरह से ये सब सीक्वेंस है। तो ये सब सीक्वेंस किसका सब सीक्वेंस है, Sn का सब सीक्वेंस है। यही वाली चीज़ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। ठीक है, सेम ऐसे ही देखो ये वाला जो है ना, ये वाला है ना, ये आपके पास में कैसे बनेगा, देखो अगर Sn जो है, अगर Sn कुछ इस तरह से सीक्वेंस है, देखो Sn क्या है आपके पास में कुछ इस तरह से है कि S1 S2 S3, ठीक है, S4 S5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके कौन से एलिमेंट्स इसने यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स लिए हैं, S1 ले लिया, ठीक है, फिर S4 ले लिया, फिर आगे S9 आएगा वो ले लिया। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब इसने कौन से एलिमेंट्स लिए हैं, 1
का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, है ना, फिर 3 का स्क्वायर, फिर आगे 4 का स्क्वायर, ये वाले एलिमेंट्स इसने लिए हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास में बन रहा है ये क्या हो गया, इसका एस एन का क्या हो गया, सब सिक्वेंस हो गया। बस फ़र्क इतना है कि एस एन के अंदर S1, S2, S3, S4, है ना, S5, S6, S7, S8, S9, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से थे। बस यहाँ पे इसने क्या किया, इस वाले सीक्वेंस के अंदर क्या किया, S1 ले लिया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो S4 ले लिया, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो S9 ले लिया, एंड सो ऑन। इसका मतलब SN स्क्वायर लिया है इसने, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो क्या है, इस SN का ही तो पार्ट है, ठीक है। और एक वही सेम उसी ऑर्डर के अंदर है ना, देखो उसी ऑर्डर के अंदर है, या ऐसा तो है नहीं कि S4 को पहले लिख दिया फिर S1 को बाद में लिखा, नहीं है ना। तो देखो ये इसका क्या है, सब सिक्वेंस है। अब देखो S7, S8, S9, ये रैंडमली इसने कुछ भी एलिमेंट्स उठा लिए कुछ, ठीक है, S7 से उठा लिए। ये क्या है, सब सिक्वेंस है Sn का, विच इज़ ऑब्टेन बाय रिमूविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ Sn। तो ये कैसे बना है कि शुरू के जो टर्म्स थे ना S1 से लेकर S6 तक, वो वाले टर्म्स हटा दिए यहाँ से। आई बात समझ में। तो ये आपके पास में एग्जाम्पल्स हो गए, अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तो। अब देखो, विदाउट गोइंग टू अ फॉर्मल प्रूफ वी स्टेट अ सीक्वेंस Sn कन्वर्स टू S if and only if its every subsequence converge to S। कोई भी ये बोल रहा है कि कोई भी सीक्वेंस जो है, ये आपको वैसे काम में आ सकती है, कोई भी सीक्वेंस जो है वो इस S को तभी कन्वर्ज होगा अगर इसका जो सबसीक्वेंस होगा, इसका जो सबसीक्वेंस होगा, मान लो कोई इसका जो सबसीक्वेंस है, मान लो मैं XN बोल देती हूँ इसका कोई सबसीक्वेंस, अगर इसका सबसीक्वेंस भी S को कन्वर्ज हो रहा है तभी ये सीक्वेंस S को कन्वर्ज होगा, ठीक है। अब देखो ये तो नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस अगर S को कन्वर्ज हो रहा है तो इसका तो एक छोटा सा पार्ट है ना XN। अगर ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बोल रही हूँ ये SN है, तो ये छोटा सा पार्ट हुआ ना, ये जो इसका सब सीक्वेंस होगा वो तो छोटा सा पार्ट होगा, ठीक है। तो अगर ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा S को कन्वर्ज हो रहा है तो ये छोटा सा पार्ट नहीं होगा क्या S को कन्वर्ज, ये वाली बात है। तो सीक्वेंस कन्वर्ज टू S इफ़ एंड ओनली इफ तभी कन्वर्ज हो सकता है अगर उसका सब सीक्वेंस भी S को कन्वर्ज हो रहा होगा। सिमिलरली अगर लिमिट SN इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट इंटू माइनस इनफाइनाइट है, मतलब वही बात आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज किसको हो रहा है, इनफाइनाइट इंटू माइनस इनफाइनाइट। ये इतना अजीब टर्म ले लिया बिना मतलब, ठीक है। इसको कन्वर्ज हो रहा है तो इसका मतलब इसका सब सीक्वेंस भी इसी चीज़ को कन्वर्ट होगा, चाहे यहाँ पे जो भी लिखा हो, ठीक है। इसका सब सीक्वेंस उसको कन्वर्ज हो ही रहा होगा। आई बात समझ में। देखो इफ एप्सिलॉन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ एप्सिलॉन इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस देन देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस SNK ऑफ SN विच कन्वर्ज टू एप्सिलॉन, दैट इज, हाँ, अगर एप्सिलॉन जो है वो लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का, वही वाली घुमा फिरा के बात है। ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट क्या बोल दिया इसने, एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में इस SN के पास में एक सब सीक्वेंस ज़रूर होगा, SNK, ये इसने सब सीक्वेंस बोल दिया। एक ऐसा सब सीक्वेंस इसके पास में ज़रूर होगा विच कन्वर्ज टू एप्सिलॉन, कि ये जो आपके पास में सब सीक्वेंस है ना ये भी एप्सिलॉन को ही कन्वर्ज हो, ठीक है। इसका मतलब क्या, कन्वर्ज होने का मतलब लिमिट K टेंड्स टू इनफाइनाइट SNK किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन के इक्वल होगा। बात आई समझ में, ठीक है। चलो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास में सब सीक्वेंस है ना XN का, वो कन्वर्ज हो रहा है 0 को ऑफ मॉड ऑफ X लेस देन 1, ठीक है। फॉर द सीक्वेंस XN कन्वर्ज टू 0, वही वाली बात, क्योंकि XN जो है वो भी 0 को कन्वर्ज हो रहा है, इसीलिए इसका जो सबसीक्वेंस है वो भी 0 को ही कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इसमें बेस्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, बोल्जानो-वर्स्ट्रेस थ्योरम। अब देखो ये थ्योरम अपन ने सेट के लिए भी पढ़ी है, ठीक है। नाम एक ही है बट आपके पास में थ्योरम काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो थ्योरम है वो सीक्वेंस और सब सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड है। तो देखते हैं यहाँ पे ये थ्योरम क्या बताती है हमें। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। यहाँ इस थ्योरम जो है, ये जो थ्योरम है आपके पास में क्या चीज़ बोल रही है कि
कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस होगा। इसका मतलब कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, ठीक है। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो उसके पास में कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ज़रूर होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या बोल रही है कि आपके पास में कोई बाउंडेड सीक्वेंस आपको लेना है। अब अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस है तो हमें प्रूफ क्या करना है कि उसके पास जो सब सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो देखो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू एक्स एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, देन टू केसेस अराइजेस। तो यहाँ पे दो चीज़ें अराइज होती है, क्या कि द रेंज सेट इज़ फाइनाइट सेट, कि ये जो हमने सीक्वेंस लिया है, ठीक है, इसका जो रेंज सेट होगा या तो वो फाइनाइट सेट हो, फिर दूसरा केस हम क्या लेंगे कि या तो रेंज सेट इनफाइनाइट सेट हो। तो पहले ले लेते हैं फाइनाइट के लिए। इन दिस केस एटलीस्ट वन ऑफ द टर्म्स अकर इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स सिंस, देखो इन दिस लिस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द टर्म्स अगर, अब देखो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, जब रेंज फाइनाइट होती है उसका मतलब ये होता है कि उसमें टर्म्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जैसे आप मान लो यहाँ पे टर्म्स है इसके पास में x1 x2 x3 है ना, x4 एंड सो ऑन, इस तरह से हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये फाइनाइट है, तो फाइनाइट है इसका मतलब कोई एक ही टर्म इसमें बार बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। जैसे x2 ही हो सकता है बार बार वापस से रिपीट हो गया हो, ठीक है ना। इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स कोई है ना, कुछ टर्म्स रिपीट हो रहे होंगे, एटलीस्ट वन ऑफ द टर्म, कि कोई कम से कम कोई एक टर्म तो बार बार रिपीट हो रहा होगा। सिंस द रेंज कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, क्योंकि रेंज जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन कर रहा है, ठीक है, इसीलिए। और हमने बोला कि रेंज सेट जो है वो फाइनाइट है, तो उसके हिसाब से अगर उसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो कुछ टर्म्स बार बार रिपीट हो रही होंगी, ठीक है। सपोज द रियल नंबर विच अकर इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स बी ए, मान लो कि इसमें जो भी आपके पास रेंज सेट है ना, उसमें जो टर्म बार बार रिपीट हो रहा है वो आपने ए मान लिया, ठीक है। लेट अस डिफाइन अ सबसीक्वेंस ऑफ एक्स सिलेक्टिंग दिस नंबर ईच टाइम इट अपेयर इन द सीक्वेंस एक्स। तो क्या बोल रहा है, लेट अस डिफाइन अ सबसीक्वेंस ऑफ एक्स, ठीक है। हमने क्या किया, एक सबसीक्वेंस हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑफ एक्स दिस नंबर ईच टाइम इट अपेयर्स इन द सीक्वेंस एक्स, ठीक है, कि एंड वी ऑब्टेन अ सबसीक्वेंस। तो हमने क्या किया, हमने कुछ इस तरह से एक सबसीक्वेंस जो है वो बनाया, ठीक है, जिसमें ए जो है ना, वो बार बार में क्या हो रहा है, ए बार बार में रिपीट हो रहा है। तो मतलब हमने क्या किया, जो ए वाले जो टर्म्स थे वो उठा लिए, ठीक है, विच ऑब्वियसली, अब देखो अब इसमें हमने एक ऐसा सबसीक्वेंस बनाया जिसमें ए बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये ए को कन्वर्ज हो रहा होगा, ऑफ कोर्स इसमें ज़्यादातर ए एलिमेंट्स है ना, तो वो ए को कन्वर्ज होगा, ठीक है। थस वी फाइंड अ सबसीक्वेंस ऑफ द गिवन सीक्वेंस विच इज़ कन्वर्जेंट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि यार अगर रेंज जो है वो फाइनाइट है, इसका मतलब ये पता चल गया हमने जो सबसीक्वेंस यहाँ से बनाया वो सबसीक्वेंस जो है वो ए को कन्वर्ज हो रहा है, तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो थस वी फाइंड द सबसीक्वेंस ऑफ द गिवन सीक्वेंस विच इज़ कन्वर्जेंट। इसका मतलब जब हमने फाइनाइट लिया, रेंज सेट को हमने फाइनाइट लिया, तब आपके पास में सबसीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट आ गया। इतना समझ में आता है, ठीक है। अब देखो द रेंज सेट इज़ इनफाइनाइट सेट। अब अगर इनफाइनाइट सेट हुआ तो, है ना, इन दिस केस एक्स कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल नंबर। अब इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जितने भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, कोई रिपीट नहीं हो रहा होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट रियल नंबर्स हैं, या ये बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट रियल नंबर्स होंगे, दैट इज रेंज ऑफ एक्स इज इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर। इसका मतलब जो रेंज है आपके पास में एक्स का वो इनफाइनाइट सबसेट है आर का। ऑफ कोर्स आर का तो सबसेट है ही ना, रियल नंबर का तो सबसेट ही होगा, चाहे वो जो भी आपका पास में जो भी एक्स एन का जो भी रेंज आ रहा है वो, ठीक है। तो इट इज़ गिवन दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब आपको ये तो पता ही है कि सीक्वेंस जो है वो तो बाउंडेड है। हेंस द रेंज ऑफ एक्स इज एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ आर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास में सीक्वेंस है वो बाउंडेड है और इनफाइनाइट है। इसका मतलब कि जो रेंज है वो इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट हुई आर का। अब देखो बोल्जानो-वेरस्ट्रेस थ्योरम से जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बोल्जानो-वेरस्ट्रेस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग every infinite bounded subset of R has at least one limit point, ठीक है।
कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट होता है आर का, तो उसके पास में कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होता ही होता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने इस पे भी एक लेक्चर मैं बना चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वो नहीं याद हो तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, मेरे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो देखो है ना, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, यहाँ बोल रहे हैं कि आपने बोला ये इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है। ठीक है, तो अगर ये इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है तो हमें पता है यार थ्योरम के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट के पास तो कम से कम एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट तो होना चाहिए। इसका मतलब कि इस इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट के पास में भी कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। वी हैव द बाउंडेड सबसेट xn ऑफ R हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, तो कोई एक लिमिट पॉइंट तो इसके पास होगा ही। मान लो उसको नाम दे दिया L, तो हमने ले लिया L बिलोंग्स टू R। देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, तो अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा देते हैं। क्या होती है, आता है क्या? देखो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन जो है ये रही। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? एवरी NBD ऑफ L कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ xn, कि हमने पढ़ा है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन भी कि L माइनस डेल, आप NBD बनाएंगे, नेबरहुड बनाएंगे। ठीक है, तो L का जो नेबरहुड होगा, गलत हो गया, L माइनस डेल L प्लस डेल, ये रहा। ठीक है, ये जो आपके पास में इस लिमिट पॉइंट का जो आपने नेबरहुड बनाया है, ठीक है, ये उस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स को कंटेन करेगा। ठीक है, कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ xn, मतलब xn के बहुत सारे टर्म्स को ये अपने अंदर कंटेन कर रहा होगा। ये जो नेबरहुड है ना, वो यही होती है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, हमने पढ़ी है अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो मान लो डेल इज इक्वल्स टू 1, मैंने डेल को 1 ले लिया, इसका मतलब ये कुछ इस तरह से बन जाएगा L माइनस 1 कॉमा L प्लस 1, कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ xn, इसका मतलब ये जो नेबरहुड है वो xn के बहुत सारे मेंबर्स को कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, डिनोट वन ऑफ देम बाय x गामा 1, इसमें से किसी एक को ना हमने x गामा 1 का नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर डेल इज इक्वल्स टू हाफ। अब आप मान लो डेल की जगह पे हाफ, जब आपने डेल की जगह पे हाफ माना तो आपके पास में नेबरहुड कुछ इस तरह से बन गया। ये भी बहुत सारे टर्म्स कंटेन कर रहा होगा xn के, है ना। अब वो जो टर्म्स ये कंटेन कर रहा होगा ना, उस चीज़ को हमने क्या बोल दिया, x गामा 2। ठीक है, x गामा 2। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जो गामा 2 होगा वो यहाँ पे गामा 1 से बड़ा होगा। ठीक है ना। अब देखो विच इज़ पॉसिबल सिंस, तो देखो विच इज़ पॉसिबल सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ xn। अब जो कि तभी पॉसिबल है अगर यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ xn हो, मतलब अपने पास में xn के पास में बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो हो। ठीक है, तो प्रोसीडिंग इन दिस वे, इसी तरह से हम देखते जाते हैं। वी ऑब्टेन अ सबसिक्वेंस x गामा के, जैसे हमने क्या किया, पहले हमने एक x गामा 1 बनाया। ठीक है ना, यहाँ पे डेल की जगह पे 1 डाल के, सेम ऐसे ही डेल की जगह पे हाफ डाल के इस नेबरहुड के अंदर भी जो भी आपके पास में जो भी टर्म्स ये कंटेन कर रहा होगा xn के, है ना, वहाँ से x गामा 2 बनाया। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम x गामा k बनाएंगे। ठीक है, वहाँ हमने क्या किया, हमने डेल की जगह पे 1/k डाल लिया। ठीक है, तो देखो आपके पास में कुछ इस तरह से बन गया x गामा k। यहाँ पे जो x गामा k है वो इसको बिलोंग कर रहा है, इस नेबरहुड में हमने डेल की जगह पे 1/k डाल लिया। ठीक है, तो x गामा k जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, x गामा k मतलब यहाँ पे क्या है, x गामा k मतलब ये जो आप सीक्वेंस बना रहे हो कि ये जो आपके पास में है ना, ये जो नेबरहुड आपने बनाया डेल की जगह पे 1/k डाल के। ठीक है, तो इस नेबरहुड के अंदर कितने वो वाले टर्म्स जो कि xn के हैं। ठीक है, वो वाले टर्म्स का जो बना है ये x गामा के सीक्वेंस बन गया। ठीक है, सब सीक्वेंस बोल सकते हो आप इसको। तो इसमें x गामा के वाले एलिमेंट्स होंगे, है ना, तो उस अकॉर्डिंग ये एलिमेंट है जो इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दैट इज अब यहाँ से आप देखेंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x गामा के माइनस एल, x गामा के माइनस एल, इसका जो मॉड है दिस इज लेस देन 1/k, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं।
ठीक है। जैसे अपन नॉर्मली लिखते हैं ना, जैसे L माइनस, जैसे कोई भी अपन ने नेबरहुड ये वाला लिया तो उसको अपन फिर इस तरह से ही तो लिखते हैं, ठीक है। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, है ना, एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 हम ले रहे हैं। देन देयर एग्जिस्ट के नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1 implies that 1/k0 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एप्सिलॉन जब ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा k0 बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमने एप्सिलॉन नॉट जो लिया, ठीक है, जब हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जो हमने लिया है ना, ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कोई ऐसा एक k0 लिया, यहाँ पे एक ऐसा k0 बिलोंग्स टू n एग्जिस्ट कर रहा है जो जब आप एप्सिलॉन से इनटू कर रहे हो ना, ठीक है, तो वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/k0, इस k0 को आपने इधर भेज दिया तो 1/k0 लेस देन एप्सिलॉन हो गया क्या, ठीक है, 1/k0 लेस देन एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। अब देखो इसको एक बार ध्यान में रखना। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ पता है ना, तो अब देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि ये जो 1/k होगा, ये 1/k इस 1/k0 से छोटा होगा, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो, 1/k जो है वो किससे कम होगा, 1/k0 से, ठीक है। और ये 1/k0 तो एप्सिलॉन से छोटा है, तो उस अकॉर्डिंग हमने ये वाली चीज़ लिखी, ठीक है, हम ये वाली चीज़ लिख रहे हैं। और हमने इसके आगे क्या लिखा, ये 1/k लेस देन है 1/k0 से और 1/k0 लेस देन है एप्सिलॉन से, ठीक है। चलो, तो यहाँ से आपके पास में आती है बात कुछ इस तरह से। इसका मतलब ओवरऑल आपके पास में क्या निकल गया, ये जो चीज़ है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गई क्या, ठीक है, फॉर k इज़ ग्रेटर देन k0, ठीक है, फॉर k इज़ ग्रेटर देन k0। ऑफ कोर्स ना, आपने बोला 1/k जो है वो लेस देन है 1/k0 से, इसका मतलब क्या हुआ कि k0 बड़ा होगा, k0 जो है वो छोटा होगा k से, इसका मतलब यही हुआ ना। देखो 1/k इज़ लेस देन 1/k0, ठीक है। तो आप जब इसको रिवर्स कर रहे हो तो ये क्या हो गया, k0 मतलब k इज़ ग्रेटर देन k0 हो गया, ठीक है। आती है इतना बात समझ में, बेसिक चीज़ है। चलो, तो आपके पास में इतना आपको समझ में आ गया, तो इसका मतलब आपके पास में कुछ ऐसा बना क्या। अब ये जो चीज़ आपके पास में बन रही है ना, ये क्या होता है, क्या ये वैसा डेफिनेशन नहीं हो गया जब आप कन्वर्जेंट वाली डेफिनेशन पढ़ते हो कि है ना, कोई भी आपके पास में जो सीक्वेंस होता है वो L को कन्वर्ज हो रहा होता है, तो उसको अपन ऐसा ही तो लिखते हैं, कुछ इस तरह से ही तो लिखते हैं ना, xn माइनस L का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल्स टू L। तो कुछ ऐसा सा ही तो हो गया ये, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि लिमिट k टेंड्स टू इनफाइनाइट x गामा k इज इक्वल्स टू L। थस वी ऑब्टेन अ सबसिक्वेंस, इसका मतलब कि यहाँ पे मुझे एक सबसिक्वेंस ऐसा मिल गया जो कि कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इनफाइनाइट वाले केस में हमने क्या किया, हमने ऐसा बोला कि यहाँ पे क्योंकि ये इनफाइनाइट कहाँ गया, ये देखो इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट, हमने इसको बोला कि ये इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट बाउंडेड मतलब जो भी आपके पास में जो रेंज है ना, जो रेंज है एक्चुअली ये, हाँ, जो सीक्वेंस का जो रेंज है वो इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट हो जाएगा, हमने ये बोला, ठीक है। फिर हमने थ्योरम से देखा कि इसके पास में एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट तो होगा ही, ठीक है। फिर हमने वहाँ से बोला कि ठीक है, इसके पास में अगर एक लिमिट पॉइंट होगा तो हमने एक नेबरहुड बनाया, उस नेबरहुड में हमने डेल की जगह पे 1 डाला, 1/2 डाला एंड सो ऑन, इस तरह से धीरे धीरे चल के हमने बहुत सारे बनाए और लास्ट में हमने डाला 1/k, ठीक है, 1/k डाला। और उसके लिए जो हमने सब सिक्वेंस लिया ना कि अगर ये L माइनस डेल कॉमा L प्लस डेल ये जो है ये अगर लिमिट नेबरहुड ऑफ लिमिट पॉइंट है तो ये xn का इस xn सीक्वेंस के बहुत सारे टर्म्स को कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। तो वैसे ही ये जो आपके पास में ये जो नेबरहुड है ये भी बहुत सारे टर्म्स कंटेन कर रहा होगा, किसके, xn सीक्वेंस के। तो वो जो बहुत सारे टर्म्स का जो सब सीक्वेंस बन रहा है उसको x गामा k वाला सीक्वेंस बोल दिया, ठीक है। तो x गामा k क्या है, सीक्वेंस है xn का, सब सीक्वेंस है xn का आप बोल सकते हो। तो हमें एक सब सीक्वेंस मिला xn का, फिर हमने इस तरह से इसको लिखा, ठीक है ना, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं,
इतना तो आपको समझ में आता है, ठीक है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, कन्वर्जन की डेफिनेशन, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप अपने आप ही से कर लेंगे, ठीक है। तो देखो फिर इतना आपने किया, फिर यहाँ पे हमने बस थोड़ा यहाँ दिमाग लगाया। ये जो चीज़ है ना, इस 1/k को वैसे तो अपन डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि 1/k हो सकता है कोई एप्सिलॉन हो, बट हमने क्या किया, हमने थोड़ा और दिमाग लगा के ये चीज़ ऐसे प्रूफ की कि इस 1/k को हम कैसे लेस देन एप्सिलॉन बताएं, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे लगाया, फिर हमने वहाँ से देखो इसको प्रूफ कर दिया कि इस चीज़ को हमने लेस देन एप्सिलॉन बोल दिया, ठीक है। और अगर ये बोल दिया तो यहाँ पे तो आ ही गई फिर कन्वर्जेंट वाली चीज़ कि एल, ये जो आपके पास में ये जो सबसिक्वेंस है ये ज़रूर से ज़रूर एल को कन्वर्ज हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पे आ गया, तो आ गया ना, फिर यही तो हमें प्रूफ करना था कि कोई भी बाउंडेड सिक्वेंस जो है कोई भी बाउंडेड सिक्वेंस जो है उसके पास में कोई कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस होता ही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, ठीक है।